बंद पात्र में थोड़ा सा द्रव लिया है और उसमें वो द्रव कमरे के ताप पर, यानी जितना भी टेम्परेचर उस समय है जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर वाष्पित होता है, और उस ऊपर जो वाष्प बन रही है खाली जगह में, वो उस स्पेस में दाब उत्पन्न कर रही है चारों तरफ, यानी द्रव के ऊपर एक दाब क्रिएट हो रहा है। तो वो दाब मापी में जो है रीड हो रहा है P0। तो यहाँ पर जो द्रव हमने इस बंद पात्र में लिया है, ये द्रव उसी टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ा बहुत जो भी वाष्पन हो रहा है उसमें, उस वाष्पन से जो वाष्प बन रही है और फिर वाष्प संघनित भी हो रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक साम्यावस्था है द्रव और वाष्प के बीच में। तो प्रारंभ में जब द्रव लिया जाता है तो केवल वाष्पन होता है, लेकिन फिर संघनन होने लगता है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और फिर साम्यावस्था आती है। तो साम्यावस्था पर जो भी वाष्प उसके अंदर उपस्थित रहती है, वो वहाँ पर जो वाष्प दाब उत्पन्न करती है, जो उसमें रीडिंग आती है दाब मापी में, वही जो है वाष्प दाब कहलाता है। तो रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर वहाँ पर होता है उस पर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वहाँ पर उस पर हम बताते हैं कि उस ताप पर वाष्प दाब इतना है। तो एक निश्चित ताप पर जब बंद पात्र में कोई द्रव अपने वाष्प के साथ साम्यावस्था में होता है तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब प्रत्येक द्रव में होता है और एक निश्चित ताप पर उसका मान निश्चित होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब का मान बढ़ेगा, क्योंकि इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। तो वाष्प दाब समझने के बाद राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम के पहले द्विअंगी विलयन समझते हैं। द्विअंगी विलयन दो द्रवों का एक मिश्रण है, द्रव A और द्रव B, दो हमने ले लिया है एक बर्तन में, और ये जो दोनों द्रव हैं ये वाष्पशील हैं। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पर द्रव A के लिए B जो है विलेय का कार्य कर रहा है और द्रव B के लिए द्रव A विलेय का कार्य कर रहा है। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन का, इसमें जो ऐसे द्रव को, अगर ऐसे विलयन को हम लेते हैं किसी बर्तन में और जो वाष्प बनती है, उस वाष्प में द्रव A और द्रव B दोनों के वेपर्स होते हैं। तो वहाँ पर जो ऊपर जो वाष्प बन रही है खाली जगह में, यहाँ पर जो प्रेशर है वो दो तरह के वाष्प के अणुओं के, द्रव के अणुओं के कारण है। A द्रव और B द्रव दोनों के अणु वहाँ पर वाष्प के रूप में, गैस के रूप में इकट्ठा हैं और वो दाब उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी टोटल प्रेशर को बताने के लिए राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे ही बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है, जिसमें दोनों द्रव वाष्पशील हैं, द्रव A है, द्रव B है। तो राउल्ट का नियम दो द्रवों के मिश्रण के वाष्प दाब के निर्धारण के लिए होता है। तो ये राउल्ट का एक और नियम है जिसमें विलेय जो है अवाष्पशील है, लेकिन यहाँ पर चूँकि विलेय दो द्रव हैं, दोनों ही वाष्पशील हैं, तो एक के लिए दूसरा विलेय का कार्य कर रहा है। तो राउल्ट का नियम ये यहाँ पर द्विअंगी विलयन के लिए है। तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है? देखिए, यहाँ दो पात्र मैंने लिए हैं, एक में द्रव A है शुद्ध रूप में और दूसरे में द्रव B है शुद्ध रूप में। तो दोनों ही प्योर हैं, दोनों को ही हम विलायक कह सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें कोई भी विलेय नहीं मिला है। अगर यही हम बंद पात्र में लेते तो उसमें एक निश्चित ताप पर कुछ न कुछ जो वाष्प बनती, उसका दाब उत्पन्न होता। चूँकि ये शुद्ध है इसलिए P0A इसको और उसको P0B हम कह रहे हैं। शुद्ध अवस्था के लिए हम P0 प्रयोग करते हैं। तो अब एक द्रव शुद्ध A है, शुद्ध B है, दोनों को हम एक दूसरे पात्र में ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो एक द्रव के लिए दूसरा द्रव विलेय का कार्य करने लगता है और चूँकि दोनों वाष्पशील हैं इसलिए दोनों की वाष्प बनेगी। और यहाँ पर जो दाब मापी लगा है उसमें दोनों की वाष्प के कारण P टोटल यानी कुल वाष्प दाब आएगा। तो यहाँ पर PA प्लस PB हम लिख रहे हैं। मान लो A के कारण वाष्प दाब PA बन रहा है, PA हो रहा है, और B के कारण वाष्प दाब PB हो रहा है। तो PA जो है को हम आंशिक दाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो
जो दो तरह की वाष्प हैं, दो, ए के कारण और बी के कारण, तो गैसीय रूप में, तो कुल दाब पी टोटल है, तो बाकी दोनों जो दाब जिनको जोड़ने पर पी टोटल आया है उनको हम आंशिक दाब कहेंगे यहाँ। तो इस बर्तन में ऊपर की तरफ वाष्प का मिश्रण है जिसमें ए और बी के वाष्प हैं, वेपर्स हैं। तो ये नियम, अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम कहता है कि एक निश्चित ताप पर, यानी जिस ताप पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक निश्चित ताप पर विलयन के किसी अवयव, यहाँ पर हमने विलयन जो लिया है उसमें दो कंपोनेंट हैं, ए और बी, तो दोनों में से किसी की भी अगर बात करें तो किसी अवयव का वाष्प दाब, यानी पीए की बात करें या पीबी की बात करें, तो उस अवयव का जो वाष्प दाब है, यानी जो आंशिक दाब है, आंशिक जो दाब है वो उस अवयव के मोल प्रभाज के, उस विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो विलयन है उसमें द्रव ए के कितने मोल हैं, मान लिया Na मोल हैं, और द्रव बी के कितने मोल हैं, मान लिया Nb मोल हैं, तो टोटल मोल कितने हो गए, Na प्लस Nb हो गए। तो यहाँ पर जो मोल प्रभाज होगा वो क्या होगा, जैसे XA की बात करें तो Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी अवयव एक का मोल प्रभाज बराबर होगा ए के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो यहाँ जो द्रव ए का, यानी कंपोनेंट ए का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है, यानी पी ए समानुपाती XA है, जिसको हम इक्वल टू करके, तो पी नॉट एक नियतांक है, पी नॉट ए, तो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। उसी प्रकार बी के लिए भी वो एप्लीकेबल है, तो पी ए और पी बी दोनों ही आ गए हैं। अब पी टोटल हम लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, और पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो एक तरह से यही जो है राउल्ट का नियम है, जो कि बता रहा है कि अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसका प्रेशर कितना होगा, यानी उसमें टोटल प्रेशर कितना होगा दोनों द्रवों के कारण। तो हमें दोनों द्रवों का शुद्ध रूप में, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उनका वो पता होना चाहिए, दोनों का अलग अलग पी नॉट ए और पी नॉट बी, और दोनों के मोल प्रभाज हमें पता होने चाहिए। और मोल प्रभाज पता होने के लिए दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, विलयन में कितने मोल उसके विलयन में उपस्थित हैं। तो फिर से इसी सूत्र को हम लिखते हैं कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल क्या है, पी टोटल दोनों द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब है, यानी प्रेशर ऑफ मिक्सचर है ये। और उधर पी नॉट ए क्या है, ये शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब है, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है ये। और एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल प्रभाज किसका, द्रव ए का, क्योंकि ए लगा है वहाँ पर एक्स ए, तो द्रव ए का विलयन में जो मोल प्रभाज है वो क्या है, एक्स ए है। और एक्स ए को हम Na अपॉन Na प्लस Nb से निकाल सकते हैं, तो एक्स बी को भी ऐसे निकाल सकते हैं Nb अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि जिस भी अवयव का मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल बटे में ऊपर, बाकी नीचे टोटल मोल। और एक्स ए और एक्स बी हमेशा 1 होता है दोनों को ऐड करने पर। तो इसलिए जो सूत्र है, राउल्ट के नियम का जो सूत्र है, उसमें हम अगर किसी एक को लिखना चाहें एक्स ए या एक्स बी में से, तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से राउल्ट का नियम ये द्विअंगी विलयन के लिए हुआ, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों ही वाष्पशील हैं। राउल्ट का नियम एक दूसरा भी है जो अवाष्पशील विलय के लिए है। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी हम देखेंगे कि इस राउल्ट के नियम को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई एक्सिस पर वाष्प दाब है, और जैसे शुद्ध द्रव ए हमने बर्तन में लिया था तो उसमें चूँकि शुद्ध है इसलिए जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसमें चूँकि कोई विलय नहीं है, एक्स बी अभी मिला नहीं है, इसलिए एक्स ए बराबर 1 है, क्योंकि एक्स बी 0 है यहाँ पर। तो इसका पी नॉट ए वाष्प दाब है, यानी अधिकतम वाष्प दाब पी नॉट ए ही हो सकता है द्रव ए का, क्योंकि शुद्ध अवस्था इससे शुद्ध क्या होगा, ये अधिकतम शुद्ध है। तो पी नॉट ए जो वाष्प दाब है वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पे मैंने मार्क कर दिया है, यानी ये अधिकतम शुद्ध अवस्था है, और यहाँ एक्स ए बराबर 1 है।
सेम कंडीशन शुद्ध द्रव बी के लिए भी है। दूसरे बर्तन में शुद्ध द्रव बी है तो उसमें एक्स बी बराबर 1 है, चूँकि वो भी शुद्ध है इसलिए उसमें कोई विलय नहीं है, इसलिए उसका भी अधिकतम वाष्प दाब कितना है, पी नॉट बी है। तो पी नॉट बी का मान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो द्रव की प्रकृति क्या है। जैसे पी नॉट ए हमने थोड़ा नीचे बनाया है, पी नॉट बी तो ज़रूरी नहीं कि पी नॉट बी को थोड़ा ऊपर ही बनाया जाए। तो दोनों द्रवों को जब हम मिक्स करके एक विलयन बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में उनका संघटन कुछ भी हो सकता है। जैसे 25% ए को लिया और 75% बी को लिया, या 40% ए को लिया, 60% उसको लिया, या 50% इसको लिया, 50, तो कोई भी कम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो जिस भी कम्बिनेशन में हम लेंगे हमें मिक्सचर का कुछ ना कुछ प्रेशर वाष्प दाब मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है यानी वाई एक्सिस पर एक तरफ पी ए का है, एक तरफ ए के लिए है, एक तरफ बी के लिए है, और चूँकि अब वो शुद्ध नहीं रह गए हैं, अब उसमें अब एक्स ए बराबर 1 नहीं रह गया है, एक्स बी बराबर 1 नहीं रह गया है, तो एक्स ए का मान 0 भी नहीं रह गया है, क्योंकि ना तो वो शुद्ध अवस्था है और तो दोनों मिक्सचर हो गए हैं। तो एक्स ए और एक्स बी का मान जो है 1 से 0 के बीच में है, यानी जो भी हम कंपोजिशन लेंगे। तो जो हमारे पास विलयन है, द्रव ए प्लस द्रव बी है, इस डायग्राम में हम बना रहे हैं द्रव ए प्लस द्रव बी, और उसमें जो दाब मापी है वो टोटल प्रेशर माप रहा है, क्योंकि द्रव ए और बी दोनों के वेपर्स उसमें बन रहे हैं। तो चूँकि जो ए है वो जब शुद्ध होता है तो एक्स से बराबर 1 होता है, और जब उसमें कुछ मिला देते हैं तो 1 से कम हो जाता है। तो पी नॉट ए का मान यानी उसके शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो जितना अधिक बी होगा उतना वो मान कम होगा, इसलिए वो स्लोप बी की तरफ आ रहा है। तो पी नॉट ए लगातार कम हो रहा है, राइट साइड की तरफ स्लोप नीचे आ गया। और इसी तरह बी भी जब शुद्ध होता है तो 1 होता है एक्स बी, और इधर की तरफ इसमें कम हो गया। तो जब हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही लेते हैं, यानी उसमें ए कितना है बी कितना है। तो मान लिया एक्स से यहाँ पर 0.5 है, एक्स बी 0.5 है, मतलब दोनों 50-50% हैं, दोनों आधा आधा मात्रा में लिया है। तो यहाँ पर पी नॉट ए तो होगा नहीं, पी ए होगा और पी बी होगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, यानी दोनों की जो पी ए है और पी बी है उसके योग के बराबर होगा। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसके वहाँ तक जो लाइन पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिला रहे हैं उसके बराबर होगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और तो यहाँ एक्स से यानी लेफ़्ट साइड से लेकर के राइट साइड के बीच में हम तमाम कंपोजिशन के सॉल्यूशन बना सकते हैं, और उनका अगर हम मिक्सचर का प्रेशर देखेंगे तो वो उसी लाइन पे होगा, यानी जिस पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसी पर उसका प्रेशर होगा। तो ये जो ग्राफ है ये राउल्ट के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। दो बाइनरी सॉल्यूशंस का जो टोटल प्रेशर है कैसे निकालेंगे ये सूत्र आपने देखा। तो हम उम्मीद करते हैं राउल्ट का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो हम फिर किसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आदर्श विलयन देखते हैं क्या होता है। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि वे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो राउल्ट का नियम अभी अभी पढ़ा कि क्या होता है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। तो यानी आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे। तो राउल्ट का नियम का ग्राफ भी अभी देखा था कि जैसे एक तरफ ए द्रव है, दूसरी तरफ बी का वाष्प दाब है, और ये जो है पी ए है जो मैंने अभी लाइन बनाई है, और ये जो है पी बी है। तो पी ए और पी बी यानी उससे हम जो है टोटल प्रेशर जान सकते हैं किसी भी संगठन किसी भी कंपोजिशन पर। तो एक्स एक्सिस में किसी भी बिंदु पर अगर हम पी ए पी बी को ऐड करें तो वो पी टोटल के बराबर हमें मिलता है। तो राउल्ट का नियम कहता है कि पी टोटल बराबर होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, और पी ए बराबर होता है पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी ताप पर
एक्सपेरिमेंट हम किसी भी टेम्परेचर पर करें, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कोई भी लें, तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी जो दो लिक्विड से सॉल्यूशन बना है बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरी तो ये कंडीशन है। दूसरी शर्त है कि डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होना चाहिए। यानी जैसे एक द्रव हमने 30 ml लिया, दूसरा द्रव 40 ml लिया, तो मिलाने पर कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। तो जो विलयन है वो 70 ml ही अगर बना तो फाइनली 70 बना, और पहले कितना था? 30 और 40 मिला के 70 था। अलग अलग था तो भी 70 था जोड़ने पर, और मिला दिया तो भी 70 है। तो डिफरेंस क्या है? 70 माइनस 70 यानी 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग यानी 30 ml और 40 ml को मिलाया तो 70 ml विलयन ही मिला, 70 ml ही मिला। यदि 75 मिलता, यानी किसी भी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता या घट जाता, तो इसका मतलब है डेल्टा वी मिक्सिंग 0 ना होता। तो जितना भी वॉल्यूम हम दो प्योर लिक्विड्स का मिला के बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए इस आदर्श विलयन में। और डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, यानी एंथैल्पी चेंज कोई नहीं होना चाहिए, ना तो उसमें से कुछ ऊष्मा निकले और ना कुछ ऊष्मा अवशोषित हो। तो दो विलयन जब हम मिलाते हैं तो या तो कुछ ऊष्मा निकल सकती है, या तो कुछ ऊष्मा उसमें अवशोषित हो सकती है बाहर से, दो कंडीशन हो सकती हैं। तो दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी, मान लो ए और बी का अलग अलग एंथैल्पी H1 है, यानी टोटल एंथैल्पी H1 है, और सॉल्यूशन बनने के बाद H2 है, तो जो डिफरेंस है डेल्टा H का वो 0 होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ना ऊष्मा उत्सर्जी हो, ये जो मिक्सिंग है, और ना ऊष्मा अवशोषी हो, तभी जो है आदर्श विलयन बनता है। तो आदर्श विलयन हम बना सकते हैं जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप के दो यौगिकों को मिलाकर, जैसे मेथनॉल और इथेनॉल को मिला दिया तो भी आदर्श विलयन बनेगा। बेंजीन और टॉलुइन को मिला दिया तो भी जो है आदर्श विलयन बनेगा। तो इनके अणु एक दूसरे से इस प्रकार इंटरेक्ट करेंगे कि उसमें ना तो किसी प्रकार के आयतन में परिवर्तन होने पाएगा और ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होने पाएगा। तो बेंजीन टॉलुइन को किसी प्रकार से लिखो, चाहे सूत्र से लिखो चाहे शब्दों में, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण जो है ये आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन किसी भी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अनादर्श विलयन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इसका ठीक उल्टा है, वे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है सारी चीज़ें जो सेम थी वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब चीज़ें नॉट इक्वल टू हो जाएंगी। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है नॉट इक्वल टू वाली तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अनादर्श सॉल्यूशन को और डिटेल में समझने से पहले समझना पड़ेगा कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले, पॉजिटिव डेविएशन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले यानी नेगेटिव डेविएशन वाले। तो धनात्मक विचलन वाले क्या होते हैं और ऋणात्मक, दोनों को अलग अलग देखते हैं तो ये बात क्लियर ज़्यादा हो जाएगी। तो धनात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी दो द्रवों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, उसमें पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है। पॉजिटिव चीज़ आप जानते हैं कि जैसे 0 से ग्रेटर होती है तो वो पॉजिटिव होती है, 0 से कम होती है तो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम जैसे राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं ये, तो क्या होता है, पी टोटल इज़ ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी, यानी नॉट इक्वल टू तो है ही है, ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन का मतलब है आइडियल कंडीशन तो डॉटेड लाइन वाली है, तो पी टोटल जो है वो ग्रेटर हो गया, यानी डॉटेड लाइन पे ग्राफ में जो डॉटेड लाइन है पी टोटल उस पर होना चाहिए लेकिन उससे ऊपर चला गया, तो पी टोटल इज़ ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी, और पी ए भी ग्रेटर है, यानी पी ए भी ग्रेटर है। तो आइडियल कंडीशन जो है वो डॉटेड लाइन से है, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो एकदम बोल्ड लाइन से है, बोल्ड कर्व से है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर दैन 0 होता है। जैसे 30 ml ए को और
40 ml बी को 2 लिक्विड हम मिक्स करें तो जो परिणामी विलयन है जो प्राप्त होगा वो 70 ml 70 ml तो नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 71 72 73 75 78 कुछ भी। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फाइनल 78 बना और पहले कितना था 30 + 40, तो यानी वो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 8, तो 8 तो 0 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन है, यानी उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी इस तरह धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 मतलब एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक, मतलब ऊष्मा अवशोषी, यानी जब दोनों शुद्ध द्रवों को मिलाकर हम आइडियल ये सॉल्यूशन बनाते हैं अनादर्श विलयन, तो उस समय कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है, तो वो डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, एसीटोन प्लस एथेनॉल। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सब धनात्मक विचलन वाले हैं। इनमें क्या होता है, जब दो द्रव जैसे एसीटोन और एथेनॉल को हमने शुद्ध रूप में अलग अलग अभी लिया है बीकर में, और जब इनको हम मिलाएंगे तो मिलाने पर उनका आयतन बढ़ क्यों जाता है। जैसे एक को हम 30 ml, एक को 40 ml लें तो आयतन 70 ml से ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो उसकी वजह है, हम जानते हैं एथेनॉल में हाइड्रोजन बंद होते हैं, अणु पास पास होते हैं, लेकिन जब उसमें एसीटोन मिला देते हैं तो वो अणु उनके बीच बीच में घुस जाते हैं और उनके बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देते हैं, तो अणु थोड़ा दूर दूर खिसक जाते हैं। तो अणु जब दूर खिसक जाते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। तो यही चीज़ होती है कि एसीटोन और एथेनॉल में के मिश्रण में जो एसीटोन के अणु हैं वो एथेनॉल के अणुओं को थोड़ा थोड़ा दूर दूर भगा दे रहे हैं, तो इसलिए आयतन बढ़ गया। जो रेड लाइन है आयतन उस पर चला गया, यानी अणु थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गए, यानी जो नज़दीक आने चाहिए थे, जैसे जो एथेनॉल में जो नज़दीक नज़दीक थे, जब वो एसीटोन के साथ मिक्स हुआ तो थोड़ा दूर दूर हो गए। तो नए जो अंतराणु आकर्षण बल बने वो कमज़ोर थे वो, तो इसलिए जो है, तो ये तो थे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब देखते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें ठीक इनका अपोजिट है, सब लेस देन है, पी टोटल इज़ लेस देन पी ए प्लस पी बी, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ लेस देन 0, डेल्टा एच इज़ लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ लेस देन 0। तो ये सब 0 से कम है। तो ये जो ग्राफ में हम आइडियल कंडीशन डॉटेड वाली देखते हैं उससे नीचे नीचे से कर्व जा रहे हैं, उससे कम हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे अब दो द्रव हैं, उनको हम मिक्स करना है, हमें एक द्रव ए लिया दूसरा बी लिया, 30 और 40 ml मिला के 70 ml होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो गया। तो उससे कम हो गया तो इसका मतलब है कि नया जो सॉल्यूशन बना, जो दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना, उसमें नए आकर्षण बल काफ़ी ताकतवर हैं, स्ट्रांगर हैं, अणुओं को पास पास खींच लाए। तो 30 और 40 70 ml होना चाहिए, लेकिन मान लो 64 ml हो गया, तो डिफरेंस क्या आया -6 ml। तो -6 इज़ लेस देन 0, तो हम कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ लेस देन 0। तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ लेस देन 0 होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो विलयन का जो आयतन है वो कम हो जाता है जब मिलाते हैं दो शुद्ध द्रवों को, तो विलयन का आयतन कम हो जाता है, क्योंकि नए जो अंतराण्विक बल अधिक प्रबल होते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो जो अणु एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, तो जो नए अंतराण्विक बल उत्पन्न होते हैं वो या तो प्रबल, जैसे इस केस में प्रबल हो रहे हैं तो अणु पास पास आ जा रहे हैं, और चूंकि अणु पास पास आ रहे हैं तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, ऊष्मोत्सर्जी प्रक्रिया हो रही है, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक। तो ये जो है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है, ये एक ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है, और जल प्लस HNO3 है, ये भी एक ऋणात्मक विचलन वाला है। मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड है। तो इनको किसी भी कम्बिनेशन में हम मिलाते हैं, यानी इन जो एग्जाम्पल लिए हैं किसी भी संगठन में, तो
इनमें ऋणात्मक विचलन होता है, यानी आयतन घट जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आयतन घटने की वजह क्या है? जैसे यहाँ एसीटोन, जैसे पहला जो एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का, उसमें जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच नए हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। तो इससे अणु पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं तो आयतन घट जाता है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में ये शर्तें देखने को मिलती हैं जो मैंने लिखी है। एक पॉइंट, एक टॉपिक और इसमें इसी समय देख लेते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो स्थिर क्वाथी नाम से ही क्लियर है, स्थिर क्वाथी मतलब जिसका क्वथनांक स्थिर। तो स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में स्थिर क्वथनांक है, जबकि ये मिश्रण है। मिश्रण मतलब दो इसमें द्रव हैं, तो दो द्रव हैं तो दोनों का अलग अलग क्वथनांक होता है, लेकिन फिर भी जब दोनों द्रवों को मिलाते हैं तो फिर दोनों का एक सेम बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाता है। तो अगर इसकी डेफिनीसन हम देखें तो डेफिनीसन में लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों, यहाँ वो दोनों अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, तो दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण जो एक ही ताप पर आश्रित होता है, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। दोनों द्रव एक साथ मिक्स हैं, जबकि दोनों का क्वथनांक अलग है, लेकिन फिर भी एक ही टेम्परेचर पर दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, तथा मिश्रण का संगठन बना रहता है। और जब उसको बॉईल करते हैं तो मिश्रण का संगठन भी नहीं चेंज होता, यानी ऐसा नहीं होता है कि एक के अणु उड़ जाएं, वेपराइज हो जाएं, दूसरे के अणु शेष रह जाएं। तो ऐसा जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो एक तो होता है उच्चतम वाष्पदाबी यानी मैक्सिमम वेपराइजिंग और मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, और दूसरा होता है इसका ठीक उल्टा यानी निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अनादर्श विलयन के बारे में, ये उन्हीं की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो अनादर्श विलयन में एक धनात्मक विचलन वाला देखे थे, एक ऋणात्मक विचलन वाला, तो उन्हीं में से एक जो है प्रकार ये है धनात्मक विचलन वाला, एक प्रकार ऋणात्मक विचलन वाला। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। तो धनात्मक विचलन वाले ये उच्चतम वाष्पदाबी होते हैं और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले निम्नतम वाष्पदाबी होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो हैं ये अनादर्श विलयन ही हैं। और एग्जाम्पल भी लिखते हैं यहाँ, जैसे 95% एथेनॉल और प्लस 5% जल। तो पहले जो बता रहे थे उसमें एथेनॉल प्लस जल के मिक्सचर को हमने धनात्मक विचलन वाला बताया था, लेकिन उसमें परसेंटेज नहीं लिखी थी। यहाँ हम परसेंटेज भी लिख रहे हैं। 95% प्लस 5% जल, ये इस मिश्रण का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों का जो कंबाइंड यानी मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 है। और अगले का एग्जांपल देख लेते हैं। 68% HNO3 प्लस 32% जल का जो कम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, उसका क्वथनांक होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। ये मिक्सचर का क्वथनांक है। इतने पर दोनों एक साथ आश्रित होते हैं, आश्रित मतलब वेपराइज होते हैं। तो ये दोनों के एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल में हमें परसेंट भी देना पड़ेगा, कंपोजिशन भी देना पड़ेगा कि किस कंपोजिशन पे वो अगर ये कंपोजिशन नहीं होगा, जैसे 95% के बजाय कम हो जाएगा एथेनॉल, तो फिर वो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं रहेगा। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण एक डेफिनिट किसी निश्चित कंपोजिशन पर ही होते हैं, यानी परसेंटेज उनका फिक्स होता है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जैसे जो एक तरफ जल है, एक तरफ एथेनॉल है, तो एथेनॉल ज़्यादा वाष्पशील है, इसके ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, इसलिए थोड़ा ऊंचाई पर है। P0B मतलब P एथेनॉल, P0A एथेनॉल। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जल और एथेनॉल का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, जहाँ पर 5% जल है और 95% एथेनॉल है, यहाँ पर ये वाष्प दाब उच्चतम हो रहा है, यानी मैक्सिमम उच्चतम वाष्प दाब भी हो रहा है। यहाँ उस उच्चतम वाष्प दाब मतलब निम्नतम क्वथनांक
ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ज़्यादा उसमें वेपर्स बनेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस और जल का कितना होता है 100, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, नहीं 78 है, भले 0.5 कम है तो कम होता है, इसीलिए इसको निम्नतम क्वथनांकी कहते हैं। और जो दूसरा केस है उसमें जैसे HNO3 का 86 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मिक्सचर का 120.5 नहीं दोनों से ज़्यादा है, तो ये उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण है। तो उच्चतम क्वथनांकी में क्या होता है कि ये लो वेपराइजेशन, इसमें जो है वेपर्स कम बनते हैं, वाष्प दाब कम बनते हैं। तो जो आइडियल कंडीशन में डॉटेड लाइन हम बनाते हैं, बिंदुदार लाइन, यानी उससे नीचे नीचे से कर्व जाता है, तो इस कंपोजिशन पर 32% जल और 68% HNO3 पर जो है ये सबसे नीचे की तरफ, जो पी टोटल सबसे नीचे की तरफ है, तो वही जो है 120.5 उसी जगह जो है ये निम्नतम वाष्पदाबी है। और निम्नतम वाष्पदाबी मतलब उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो अगर एक हम आसवन फ्लास्क में अगर इस प्रकार का कोई एक स्थिर क्वाथी मिश्रण लें, चाहे उच्चतम वाष्पदाबी चाहे निम्नतम वाष्पदाबी, और अगर उसमें इस प्रकार का एक मिश्रण लेते हैं जिसमें कि दो द्रव मिक्स हैं, चाहे जो ले लें, चाहे 5% H2O 95% इथेनॉल वाला ले लें, चाहे नीचे वाला ले लें, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का 78.5 है, तो पहले इथेनॉल को वाष्पित हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों के अणु एक साथ ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी कितने 78 डिग्री सेल्सियस पर। तो 95% इथेनॉल और 5% जल का जो मिश्रण है उसमें से जल को अलग नहीं किया जा सकता या इथेनॉल को अलग नहीं किया जा सकता आसवन द्वारा। अगर अलग ही करना है, यानी अगर हमें उस 5% H2O को हटाना है तो उसके लिए विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आसवन से तो अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको जब हम बॉयल करना चाहते हैं, एक को वेपराइज करना चाहते हैं, तो दोनों के अणु एक साथ चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते।